गाइस वैसे तो देखो आईएफसी कई तरीके से काम करती है, और जब भी मार्केट में बनती है तो वो ये बताती है कि वो एक बहुत बड़े ब्रेकआउट को क्रिएट करके बनी है, तो ही हम इसको एक आईएफसी बनते हैं। देखो हर बड़ी कैंडल तो आईएफसी नहीं होती, लेकिन जो आईएफसी रियल होती हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने किसी पिछले बड़े से मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, यानी कि एक ब्रेकआउट दिया है, देन मार्केट को फॉरवर्ड कर रही है। तो वो किस तरीके से आगे जाकर रिएक्ट करती है, उसके बेसिस पे हम लोग कैसे रिवर्सल्स फाइंड आउट करते हैं, मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न जो यूज़ होता है आईएफसी के अंदर कि आईएफसी होती क्या है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ और फिर रीज़न बताता हूँ कि ये बनती कहाँ है, रियल और फेक में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद मैं इसके आपको तीन मेजर कंडीशंस बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा मार्केट में फॉलो होती है। तो होता क्या है कि आईएफसी जनरली क्या करती है, ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल होती है, और उसके साथ साथ वो कैंडल अपने किसी ब्रेकआउट को इनिशिएट करनी चाहिए। यानी कि अगर देखोगे आप यहाँ मार्केट में जनरली आपको एक ब्रेकआउट नज़र आएगा, डेट इज़ दिस, एंड इसी ब्रेकआउट को ये बड़ी सी कैंडल यहाँ पर यूज़ कर रही है। इसने इसका ब्रेकआउट करा एंड देन इसके बाद मार्केट में आप देख सकते हो बहुत अच्छा इसके अंदर अपसाइड में मूव हमें देखने को मिला है। तो ये जिस तरीके से मूव क्रिएट कर रही है हमें उसके साथ चलना पड़ता है, एंड अगर ये मार्केट रिवर्स करती है तब हम लोग इस कैंडल का यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि अगर हम डायरेक्ट इस कैंडल का यूज़ करते हैं तो हम इसको एज ए तीन पेड़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके साथ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि आपको एक तीन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसे आप जनरली कह सकते हो कि थ्री वाइट क्रॉस कह सकते हो। वैसे तो ये है नहीं, लेकिन कह सकते हो आप इसको, क्योंकि इसका पैटर्न वही होता है। तो जनरली इन तीनों कैंडल्स के बाद अप साइड में मूव हमें देखने को मिलता है, यानी कि अगर तीन कैंडल हमें ऐसा दिखता है पैटर्न, ग्रीन, बिग ग्रीन एंड फिर स्मॉल ग्रीन, तब हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट में आईएफसी का रूल लागू हो रहा है और मार्केट में हमें एक मूव अप साइड में देखने को मिल सकता है। ये जो मूव ऊपर आता है ये बेसिकली इतना बड़ा नहीं होता, कभी कभी छोटा होता है, कभी कभी और भी ज़्यादा छोटा होता है। तो इसमें बेसिकली आप स्कैल्पिंग ही कर सकते हो, छोटे से छोटा एरिया निकाल सकते हो। तो सबसे पहली कंडीशन इसकी, जो सबसे छोटी वाली कंडीशन है इसकी, यही है कि डायरेक्टली ये मार्केट में बनता है और आगे जाके मूव करने लग जाता है। तो डायरेक्ट बाइंग तो यहाँ से हो ही जाती है, इसमें कोई इशू नहीं है कि यहाँ से डायरेक्ट बाइंग करने लग जाता है ये, ठीक है। ये तो इसकी पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट रिवर्स करने लग जाए तब ये क्या करेगी, हम लोग किस तरीके से इसको यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मार्केट रिवर्स करती है तो हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। हम आईएफसी की तरफ चलते हैं एंड आई विल शो यू अगेन ए डिफरेंट आईएफसी कैंडल। एंड इसमें तो नहीं है, मुझे दूसरी करेंसी में जाना पड़ेगा। ओके, इसमें चलते हैं, मैं आपको इसमें शो करता हूँ कि कैसे काम करती है, क्योंकि हमें बेसिकली वो कैंडल ढूंढनी है जो ब्रेकआउट करती है और फिर रिजेक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको डायरेक्ट क्रॉसिंग के बारे में बताऊंगा, आपको रिजेक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, कि अभी मैं रिवर्सल्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो पहली कंडीशन आपके सामने आती है डायरेक्ट क्रॉसिंग की, हम लोग डीसी जिसे बोलते हैं। कि होता क्या है, हमारी आईएफसी कैंडल को मार्केट डायरेक्ट क्रॉस कर जाए। ओके, सो हमें बेसिकली वो कैंडल ढूंढनी है जो क्या करती है, मार्केट को क्रॉस करती है एंड देन कंटिन्यू करने लग जाती है। देखो कभी कभी आपको जो आईएफसी कैंडल है वो ऐसी नहीं मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन, फिर बड़ी सी ग्रीन और फिर एक और ग्रीन। यहाँ आपको रेड भी मिल सकती है, यहाँ भी आपको रेड मिल सकती है। बस कोशिश करना कि ये जो कैंडल है ये पूरे ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल होनी चाहिए ग्रीन, तब तो ये आईएफसी। इसके आगे पीछे कैलेंडर का कलर चाहे जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, बस वो इससे छोटी होनी चाहिए और इसके बीच में होना चाहिए। तो हम लोग इसके साथ एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, एस एम सी का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं FVG। इट स्टैंड्स फॉर फेयर वैल्यू गैप, और यही गैप है जो हम IFC के सेंटर पॉइंट का यूज़ करते हैं। यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने एक IFC यूज़ हुई है, डेट इज़ दिस। ये कैंडल हमारे लिए IFC कैंडल है, एंड यू कैन सी ये कैंडल क्या कर रही है, अपने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है। तो IFC वही मानी जाएगी जो अपने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है। आप इसको IFC नहीं मान सकते, आप इसको IFC नहीं मान सकते, क्योंकि देखो इन्होंने किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करा है, तो ये IFCs नहीं है। ऐसे आपको रियल और फेक IFCs के बारे में पता लगेगा। तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, हम लोग फेयर वैल्यू गैप यूज़ करेंगे। कैसे, इस IFC के बाद की और इस IFC के पहले की जो कैंडल है, इसका तो लो लेंगे, इसका हाई लेंगे। तो ये जो हमारे सामने एक रीजन निकल के आता है, ये जो बॉडी निकल के आती है इस IFC की, डेट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। और इसी फेयर वैल्यू गैप का हम लोग रिवर्सल, रिजेक्शन, क्रॉसिंग, क्लोजिंग ये सब यूज़ करते हैं। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि हम कितने यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट क्रॉसिंग के बारे में बता रहा हूँ। क्या होता है,
कि हम लोग इसका लो लेते हैं और इस वाली कैंडल का हाई लेते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, एंड दिस इज कॉल्ड हमारा आईएफसी का फेयर वैल्यू गैप रीजन हम इसको बोलते हैं। यू कैन सी लाइक दिस। अब अगर मार्केट डायरेक्ट क्रॉस करती है तो मार्केट ट्रेंड ही चेंज कर देती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती मार्केट में। आपको बस क्या करना है, रीटेस्टिंग का वेट करना है। यू कैन सी लाइक दिस, दिस इज रीटेस्टिंग एंड अगेन रीटेस्टिंग क्रॉस होती है मार्केट में, यहाँ ट्रेड इनिशिएट होती है और मार्केट नीचे आने लगती है। ये स्कैल्पिंग ट्रेड्स होती हैं, इसमें कोई वजीर नहीं बनता, यानी कि कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आप इसमें नहीं ले सकते। आपको सिर्फ छोटे रिस्क रिवॉर्ड की तरफ चलना पड़ेगा, यानी कि आईएफसी की जो कैंडल है उसको 50% आप उसका टारगेट ले सकते हो और कुछ नहीं होता। सो दिस इज द सिंपल एंड सबसे सेकंड कंडीशन है आपकी। पहले तो ये है कि अगर आईएफसी बनती है उसके बाद मार्केट ऊपर ही चलने लग जाती है, लेकिन उस कंडीशन में मार्केट में 3 ग्रीन क्रॉस हमें चाहिए, 3 वाइट क्रॉस हमें चाहिए, तब जाके वो हमें ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगी। तो अगर ऐसा दिखता है तो डायरेक्टली पहले ऊपर जाते हैं, लेकिन अगर मार्केट रिवर्स कर जाए तब ये कंडीशन यूज़ होती है, और ये डायरेक्ट क्रॉसिंग के लिए यूज़ होती है कि डायरेक्ट अगर ऐसे क्रॉस कर जाए मार्केट तो हम लोग डायरेक्ट क्रॉसिंग की तरफ डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड कंडीशन। थर्ड मैं आपको बताता हूँ अब रिवर्सल के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे कंफ्यूजिंग एरिया है। चलो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि मार्केट क्रॉस करके डायरेक्ट जा रही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर कोई इशू नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा रिवर्सल करने लग जाए, रिजेक्शन करने लगे, तब हम कैसे रिएक्ट करेंगे, तब हमारे लिए थोड़ी बहुत इशू पैदा होता है। दैट इज नाउ वी कैन सी लाइक दिस। अब आप अगर देखोगे तो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, दैट इज हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, एंड इसके बाद मार्केट अपने आप को ऊपर की साइड ले गई विद द हेल्प ऑफ दिस आईएफसी कैंडल, क्योंकि देखो इसके पहले भी ग्रीन कैंडल है, इसके बाद भी ग्रीन कैंडल है। सो हम इसका 50% रूल यूज़ करेंगे फेयर वैल्यू गैप के साथ। ऊपर की ग्रीन कैंडल का लो लेंगे, नीचे की ग्रीन कैंडल का हाई लेंगे, एंड वी कैन सी लाइक दिस, हमारे सामने एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, यही कंडीशन मैं आपको अब थर्ड में बताऊँ कि इसको कितना इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि जब आईएफसी डायरेक्ट क्रॉस होती है तो उसमें कोई इशू नहीं होता कि डायरेक्ट क्रॉस करने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो गई मार्केट क्रॉस करते वक्त। बेशक यहाँ पर आपको जो ये चीज़ दिख रही है 50%, ये फेयर वैल्यू गैप की सेंट्रल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखो कि इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप के सेंट्रल के 50% लेवल को ब्रेक करा और अगली कैंडल तक कंटिन्यू करा। यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि मार्केट डायरेक्ट क्रॉसिंग करनी चाहिए, तब ही वो नीचे जाएगी। अगर बीच में से ब्रेक कर गई तो वो ट्रेंड टूट जाता है। सबसे पहले की पॉइंट समझ में आ गया आपको कि अगर कैंडल ने 50% रीजन क्रॉस कर भी दिया, लेकिन अगर वो बीच में ब्रेक कर गई, यानी कि इस गैप के अंदर कैंडल ने क्लोजिंग कर गई, तो अब वो फंस चुकी है, अब वो इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने वाली। तो इसी का फायदा हमें उठाना है, और अगली कैंडल अगर रेड बनती है और वो फिर नीचे क्रॉस करती है तो आप समझ जाओ कि वो रिवर्सल है उसका। सो वी कैन फाइंड दिस एज ए रिवर्सल। इसी के बाद मार्केट में रिवर्सल आना 90% चांस होता है कि मार्केट इसी कंडीशन में अपने 2 कैंडल के बाद रिवर्स कर जाती है, एंड रिवर्स करती है फिर रिटेस्ट करती है। रिटेस्टिंग रीजन में आपको पक्का रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेंगे, जैसे लाइक बुलिश एंगल्फिंग जो कि यहाँ पर है, या फिर आपको हैमर देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर कंडीशन में हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, ये सब पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी जगह हमारी रिटेस्टिंग होती है और हमारी एंट्रीज इन जैसे एरियाज पे पॉजिटिव साइड लग जाती है। ये दोनों एरियाज हमारे लिए एंट्री एग्जिट्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट आती है, टूटती है, फिर अंदर घुस जाती है, देन दोबारा रिटेस्ट लेती है, देन फिर चली जाती है और अपना ही चेंज ऑफ करेक्टर करके मार्केट चली जाती है। इसमें भी हमें विद इन ए फेयर वैल्यू गैप तक टेक प्रॉफिट रखना पड़ता है, यानी कि अगर मान लो हमारी ट्रेड यहाँ लगी है तो हमें यहाँ तक अपनी निकाल देनी है, इससे ऊपर कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ज़्यादातर कंडीशन में रिवर्स भी कर जाती है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप एक ही बार काम करता है। अगर एक बार मार्केट ने काम करा तो एक ही बार करेगा, उसके बाद काम नहीं करने वाला। सो गाइज ये थी इसकी थर्ड कंडीशन रिवर्सल की, यानी कि अगर मार्केट आती है, आ रही है नीचे, पहले भी आई थी लेकिन वो पहले डायरेक्ट आ रही थी, यहाँ टूट के आ रही है, तो अगर बीच में से टूट गई तो हम ये कंडीशन इसकी यूज करते हैं। अब मैं आपको थर्ड बताता हूँ आईएफसी, फोर्थ बताता हूँ आपको आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग जाए, यानी कि ये तो चलो डायरेक्ट हो गया कि क्रॉस करने के बाद टूट के आई है, लेकिन अगर इससे पहले ही मार्केट ने कैंडल क्रॉस करी देन फिर अगली बार कर रही है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो ये वो चौथी कंडीशन है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादातर टाइम मुझे लगता है कि आप इसमें फेक आउट में बच जाओ, जो है रह जाओगे।
तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आता है ठीक, वरना तो आप इससे दूर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके सामने ऐसा पैटर्न बन रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका रीज़न नहीं है ये ट्रेड का, ये आपका रीज़न नहीं है, आप इससे दूर हो जाओ बिल्कुल भी, अगर ऐसा पैटर्न बन गया आईएफसी के बाद। यू कैन सी मार्केट में हमें सबसे पहले क्या देखने को मिली, ये ग्रीन कैंडल, और मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों ही एक साथ यहाँ पर कर चुकी है। देख लाइक दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का, और इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड हो गई। कैसे? क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन आ रही थी, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर करा एंड देन मूविंग अपसाइड। अब इस कंडीशन में हमारे सामने आईएफसी आती है ये वाली, ठीक है, ये बड़ी सी आईएफसी, हम लोग इसका फेयर वैल्यू गैप यूज़ करने वाले, जस्ट लाइक दिस एंड यू कैन सी लाइक दिस। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, क्योंकि मार्केट अपने आप को रिजेक्ट कर रही है, डायरेक्ट रिजेक्शन देने की। मैं यही आपको समझाने वाला हूँ कि इस फेज से निकलने का क्या रीज़न हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एकदम से नीचे गिरती है मार्केट, देन एक हैमर के साथ हमें दिखाती है कि बहुत अच्छा वाला हमें रिजेक्शन यहाँ देखने को मिला है, लेकिन अब इसका कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि ये तो एकदम से उठ गई यहाँ से। और आईएफसी के फेयर वैल्यू गैप से पता लगता है कि अगर 50% लेवल को रिजेक्ट कर जाती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, लेकिन ये तो ऊपर गई नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। बेशक इसने 50% लेवल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसने क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप से ऊपर करी है, बस यहाँ पर इसका की पॉइंट होता है। अगर इसने क्लोजिंग हैमर ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर कर देती हो तो ये नीचे नहीं आती, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चली जाती, क्योंकि गैप के अंदर ही मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर बाहर हो गई तो वो रिवर्सल नहीं है, वो नीचे आने की रिटेस्टिंग है। तो रिटेस्टिंग रीजन क्रिएट करा है, रिवर्सल रीजन नहीं क्रिएट करा। उसके बाद मार्केट में दोबारा ये चीज़, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ को, कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाए, एक बार फेयर वैल्यू गैप काम करता है, उसके बाद ये फिर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो इस कंडीशन में इस चीज़ को हम आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और हमें इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यू कैन सी यहाँ पर हैमर के बाद हमें पता लगा कि गैप से ऊपर मार्केट क्लोजिंग गई, तो हमारे ट्रेडिंग एरिया है ही नहीं, हम ट्रेड लगा ही नहीं सकते। अगर हमें ट्रेड लगानी है तो हमें गैप के अंदर ही लगानी पड़ेगी, एफवीजी के अंदर लगानी पड़ेगी, हम इससे बाहर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट घूम के वापस आती है, एक बार और रिजेक्ट करती है, एंड देन यहाँ बनाती है एक हैंगिंग मैन। ओके, बहुत बढ़िया हैंगिंग बनाया हमने, देख लिया भी मार्केट ने हैंगिंग बनाया, यानी कि बताने की कोशिश कर रही है कि मार्केट में बुलिश एरिया क्रिएट हो सकता है। लेकिन हम डायरेक्ट टूटेंगे नहीं इसके ऊपर, हमें टूटना नहीं है, क्योंकि हमें इसका यूज करना है एक पैटर्न के साथ। अब यहाँ पर जो 90% केसेस होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इस कंडीशन में जब ऐसा आपको देखने को मिले, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, 90% केसेस में होता क्या है कि हमें मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिलते हैं। एंड यू कैन सी मार्केट में हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है। हमें बस इसी का यूज़ करना है, और हमें इसी के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी देखना है, साथ में बॉटम्स भी देखनी है, ये चीज़। बस हमें इसके बॉटम पे ध्यान देना, आप ये समझो, बस इसके बॉटम पे ध्यान देना, यही चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है। नाउ आप इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है कि ये गैप से नीचे नहीं जाना चाहती, बस दिस इज अ लास्ट एरिया जिससे हमें पता लगेगा कि ये गैप को भी नीचे से रिजेक्ट कर रही है, गैप को ऊपर से भी रिजेक्ट कर रही है। तो गैप को नीचे से भी रिजेक्ट करा, गैप को ऊपर से भी रिजेक्ट करा, लेकिन नीचे से रिजेक्ट करने की पावर इसकी ऊपर से ज़्यादा है, क्योंकि ये रिजेक्शन इस पूरे ट्रेंड के सेंट्रल जोन पे है, तो ये वैलिड नहीं है। वैलिड कौन है, या तो यहाँ रिजेक्शन आए या यहाँ रिजेक्शन है, एंड वी कैन सी हमें रिजेक्शन देखने को मिली है आईएफसी के पास के कैंडल की तरफ, एंड दिस इज अ रियल कैंडल जो हमें पता लगेगी। इसके बाद एक बार और हमारी टेस्टिंग मिली है, ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है, लेकिन ये एंट्री नहीं है। इसलिए मैंने बोला आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को अपने माइंड में रखना है कि हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को पक्का मिलेंगे। एंड देन जब इस जगह हमारी पोजीशन लगती है, यहाँ से यहाँ तक एरिया खत्म हो जाता है हमारा, एंड वी कैन, क्योंकि हमें गैप में ही ट्रेड करना है और गैप में ही क्लोज करना है। तो इस कंडीशन में जो पोजीशन लगेगी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगी, इस कैंडल के बाद ही एग्जैक्ट यहाँ तक, और गैप के अंडर का स्टॉप लॉस रहेगा और गैप के अंडर तक का टेक प्रॉफिट। ये इसका रियल रिस्क रिवॉर्ड और आरआर का रेशियो होता है। इस तरीके से आप कैंडल का लो और यहाँ का गैप से बाहर आपका टेक प्रॉफिट नहीं लगना चाहिए, एक बात ध्यान रख लो आप, गैप से बाहर टेक प्रॉफिट नहीं लगा। अब यहाँ भी देखो आपको 4.6 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, यहाँ आपको 2.9 का मिला है, ये मैंने थोड़ा सा लंबा लिया है कह सकते हो, और देख सकते हो 1449 यानी कि 144 पिप्स का यहाँ पर प्रॉफिट हमें मिला, ये गोल्ड की करेंसी है। तो इस तरीके से आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है। अगर एक बार हैमर ऐसा आ गया, मतलब कोई भी ऐसी कैंडल बनती है जो 50% रीजन को रिजेक्ट करने के बाद क्लोजिंग अपनी गैप से बाहर देती है,
तो वो पक्का रिवर्स करेगी, वो नहीं जाने वाली, फिर ऊपर करेगी, माइनर मूव देगी, जैसे माइनर मूव दिया ऊपर की साइड, लेकिन फिर दोबारा गैप के अंदर घुसेगी। तो यहाँ पर कंडीशन लागू होगी कि हमें अगर रिजेक्शन चाहिए तो हमें गैप से नीचे की कैंडल को रिजेक्ट करनी चाहिए फिर। एंड गैप से नीचे की कैंडल रिजेक्ट करने वाली सिर्फ यही एक कैंडल है, उसके बाद ये रीटेस्टिंग कर रही है यहाँ पर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रही है। ये तीन चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है। यही एक ओनली की पॉइंट है जो इसके सिस्टम को कर सकता है। तो समझ लो आपको ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद का कॉन्सेप्ट कब यूज करना, जब आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है। सबसे पहले सिचुएशन थी मार्केट डायरेक्ट क्रॉस करी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दी नीचे जा रही है। सेकंड थी अगर क्रॉस करने के बाद यहीं रुक जाती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि देखो अगर इसकी हैमर की क्लोजिंग इसके अंडर में हो जाती है ना, तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो ये डायरेक्ट ऊपर चली जाती, तब कोई इसके अंदर इशू नहीं था। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं ना, अगर इसके अंडर में क्लोजिंग देती है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये हैमर है या कुछ और है। और अगर क्रॉस करने वाली कैंडल दो टुकड़ों में बढ़ जाती है तो आप समझ जाओ फिर वो नीचे नहीं जाने वाली, वो सेकंड कंडीशन में आपको समझा चुका हूँ। तो ये सारी चार की चार कंडीशन है गाइस आईएफसी की टॉप मोस्ट, ये मेरा इसका एनालिसिस है। इसके अलावा और कोई भी इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको आईएफसी का यूज़ करना है चार तरीके से। सबसे पहले डायरेक्ट अगर ये थ्री वाइट क्रोस बन रहे हैं डायरेक्ट जाओ। सेकंड अगर रिवर्स कर रही है डायरेक्ट रिवर्सल है तब तो डायरेक्ट में डाउन साइड में जा रहे हैं, लेकिन अगर सेकंड कंडीशन में टूट के जा रही है तो आपको रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा एंड यू कैन मूव लाइक दिस अपसाइड। फोर्थ कंडीशन में अगर ऐसा कुछ आपको झमेला देखने को मिल रहा है तो उसका यही सोल्यूशन है। देखो अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता तो प्लीज़ इस पूरे पैटर्न को छोड़ देना, इस पर ट्रेड बिल्कुल मत करना, इस पूरे पैटर्न को छोड़ देना। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इन्वर्टेड हैंड हैमर बनेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप यूज़ करोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर आपको अपना टेक प्रॉफिट, अपना एंट्री यहाँ लगा के यहाँ तक लेना पड़ेगा, जो कि आईएफसी के फेयर वैल्यू गैप से रिलेट नहीं करता। फिर वो आईएफसी का कॉन्सेप्ट नहीं हो गया, फिर वो हेड एंड शोल्डर का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का कॉन्सेप्ट हो जाता है। देखो इसके आगे तो बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस कंडीशन को यूज़ करते हो जो कि मार्केट के सामने आपके सामने बनती रहेगी। देखो जनरली क्या होता है कि ये एक गैप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर ऑफिशियली आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली कौन सी कैंडल वर्क करेगी। तो सारी कैंडल्स पे आपको प्रॉपर उतना ही ध्यान देना जितना आप उसकी एंट्री कैंडल पे ध्यान देते हो। यानी कि आपको एक एक कैंडल का हिसाब रखना पड़ेगा, कि कैंडल ध्यान से देखनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको परफेक्टली यूज़ कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि हैमर की जगह हैंगिंग मैन बन गया तो आपको ऐसा लगेगा कि वर्क नहीं कर रहा है, बट दोनों का काम सेम है। सो आप इस तरीके से आईएफसी के रिवर्सल्स फाइंड आउट कर सकते हो और पॉसिबल एंट्रीज वगैरह, रीटेस्टिंग वगैरह अपनी सुधार सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपको कि ऐसे ही एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ये एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, लेक्चर 5।